22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रोच्चार की गूंज के बीच श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की, तो बिल्कुल साफ था कि वो अपने हिंदू हृदय सम्राट की छवि पर पूरी तरह खरे उतरे हैं। भारत में बहुत से लोग ये मानते हैं कि उन्होंने अपनी ये छवि बहुत सोच समझकर गढ़ी है। ये एक बड़े नैरेटिव का हिस्सा है। इसका मकसद आबादी के उस बड़े तबके से जुड़ाव बनाना है जो उनके हिंदू राष्ट्रवाद को बहुत पसंद करती है। टीवी पर लाइव दिखाए गए इस धार्मिक समारोह को उनके आलोचकों और विपक्षी दलों ने हिंदू मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कहा। बहुत जल्द ही भारत के 90 करोड़ मतदाता आम चुनावों में हिस्सा लेंगे, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आयोजन कहा जाता है। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को पिछले 2 चुनावों में जीत दिलाई है। उनकी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पेश किया गया है। आखिर क्या वजह है कि मोदी इतने लोकप्रिय और कामयाब हैं, जबकि उनकी राजनीति को कई लोग धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाले मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक ये मानते हैं कि उनकी जिंदगी का सबसे गर्व भरा लम्हा वो था जब पिछले साल जून में उन्हें व्हाइट हाउस में सम्मानित किया गया। अमेरिकी संसद के संयुक्त सदन में उनके भाषण के दौरान बार बार तालियां बजती रहीं। यह सम्मान उनके लिए निश्चित रूप से निजी जीत जैसा था, क्योंकि गुजरात के दंगों के बाद मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप में इसी अमेरिका ने उनके प्रवेश पर रोक लगा दी थी। मोदी के समर्थकों ने देखा कि अमेरिका में मोदी की शान में कसीदे पढ़े गए। उनके जोरदार स्वागत में दुनिया को दिखा दिया कि कभी बहिष्कृत रहे मोदी को पश्चिमी देश सलाम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी करीब 10 सालों से सत्ता में है। कहा जाता है कि उन्होंने दूसरे नेताओं के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। वो सब जगह नजर आते हैं। वो सोशल मीडिया के हर प्रमुख प्लेटफॉर्म पर हैं। वो सरकार के हर मंत्रालय की वेबसाइट के पहले पेज पर है। वो रेडियो पर सुनाई देते हैं, टीवी पर भी छाए रहते हैं। हर जगह होर्डिंग और कटआउट में वही दिखते हैं। अगर आप उनके साथ अपनी तस्वीर चाहते हैं, तो बहुत से रेलवे स्टेशनों पर सेल्फी पॉइंट भी मौजूद हैं। साइट और ऐप भी हैं। शहरों के चौराहों, हवाई अड्डों, पेट्रोल पंप, सरकारी संस्थानों और रेलवे के प्लेटफॉर्म तक हर जगह उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीरें नजर आती हैं। चप्पे चप्पे पर ऐसी मौजूदगी उनसे पहले किसी और पीएम की कभी नहीं रही। दिसंबर महीने में उन्होंने अपनी पार्टी के 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीत दिलाई और अब वो अगले महीनों में होने वाले आम चुनावों की तैयारी में जुट गए हैं। उनके विरोधी मोटे तौर पर बिखरे हुए हैं और कई बार आपस में ही भिड़ते नजर आते हैं। पिछले साल जुलाई में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दलों ने आपस में मिलकर विपक्ष लगभग 2 दर्जन पार्टियों का एक गठबंधन बनाया ताकि सब मिलकर उन्हें चुनौती दे सके। इस गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। बीजेपी के लिए ये स्टार प्रचारक हैं और उन्हें अकेले ही काफी माना जाता है। 73 बरस के प्रधानमंत्री मोदी का सोशल मीडिया पर ऐसा दबदबा है कि उनका कोई विरोधी उनकी बराबरी कर ही नहीं सकता। अमेरिका के जाने माने रिसर्च संस्थान प्यू रिसर्च सेंटर ने अगस्त 2023 में किए गए सर्वे के मुताबिक भारत में हर 10 में से लगभग 8 लोग प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सकारात्मक राय रखते हैं। इनमें वो 55% लोग भी शामिल हैं जो उन्हें सबसे अच्छा या फिर बहुत अच्छा मानते हैं। अमेरिका की राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका एक नायक की तरह स्वागत किया था। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की गर्मजोशी भी लोगों ने देखी है, लेकिन मोदी को लेकर किए गए प्यू रिसर्च के सर्वे में अमेरिका के 37% लोगों की राय उनके बारे में अच्छी नहीं है, जबकि 21% लोग उनके बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं। वहीं इस सर्वे में शामिल 42% लोगों के उनके बारे में कोई राय ही नहीं दी। तो एक बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती कौन दे सकता है। इस समय कोई भी नेता इतना मजबूत नहीं दिखता जो उनकी लोकप्रियता के लिए खतरा बन सके। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कहते हैं कि उनके अजय छवि की वजह विपक्ष का कमजोर होना है। ये बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषण कहते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं और वो शायद पीएम मोदी को चुनौती देने वाले विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे भी हैं। लेकिन राहुल गांधी 2 आम चुनावों और कई विधानसभा चुनावों में पहले ही उनके हाथों पराजित हो चुके हैं, मगर वो अब तक सियासी तौर पर उन्हें नुकसान पहुंचा पाने में नाकाम रहे हैं। हालांकि कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों में उनकी पार्टी को चुनावी जीत मिली है। पीएम मोदी को चुनौती देने के मामले में राहुल गांधी ईमानदार हैं
उन्होंने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश की है, लेकिन राहुल में वो बात नहीं दिखती जिससे वो जनता के स्वाभाविक रूप से जुड़ सके। उनकी कोशिश में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो कुदरती तौर पर जनता से जुड़ नहीं पाते। हालांकि विश्लेषक ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए गांवों और कस्बों में आम लोगों से जुड़ने की कोशिश की है और बड़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। वैसे तो बीजेपी उनकी यात्रा को राहुल गांधी को एक बार फिर से लॉन्च करने का रोड शो कहकर खारिज करती है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इससे उनकी छवि बेहतर हुई है। 14 जनवरी को राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा की शुरुआत की। उनकी यह यात्रा पिछली वाली से ज्यादा दूरी तय करेगी और ये माना जा रहा है कि उन्हें इस यात्रा के जरिए आम चुनावों से ठीक पहले जनता से जुड़ने का काफी मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक मानते हैं कि वो एक जबरदस्त वक्ता हैं, लेकिन उनके विरोधी कहते हैं कि वो बड़े आयोजनों को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दोनों ही पक्ष ये मानते हैं कि वो एक शोमैन है, जबकि उनके विरोधी दावा करते हैं कि वो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना नहीं बोलते। आम लोगों से जुड़ने में उन्हें महारत हासिल है। उन्होंने असरदार सियासी अभियान चलाने के लिए नए नुस्खे इजाद किए हैं, जैसे चाय पर चर्चा और परीक्षा पर चर्चा। यहाँ तक कि उनके राजनीतिक विरोधी भी उनकी भाषण कला का लोहा मानते हैं। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने जब मोदी की तारीफ की थी तो उन्हें अपनी पार्टी की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। थरूर ने कहा था, प्रधानमंत्री बहुत असरदार भाषण देते हैं, वो नए नए नारे गढ़ते हैं। जुमले इजाद करने और तस्वीरों से समा बांधने में उनका कोई सानी नहीं है। इनमें कोई शक नहीं है कि हम मोदी के रूप में एक जबरदस्त वक्ता को अपने हुनर की नुमाइश करते देख रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि एक साधारण कार्यक्रम को भी भव्य आयोजन में तब्दील कर देते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले साल अक्टूबर में जब प्रधानमंत्री ने दिल्ली में नमो ट्रेन सेवा की शुरुआत की थी, वो ट्रेन में सफर कर रहे लोगों से बात करते दिखाई दिए थे। इनमें स्कूली छात्राएं भी शामिल थी। एक बार फिर उन्होंने ये संदेश दिया था कि वो आम लोगों में कितनी आसानी से घुल मिल जाते हैं और उनकी परेशानियां समझ लेते हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि मोदी किसी भी कार्यक्रम का राजनीतिक फायदा उठाने में माहिर है। G20 के शिखर सम्मेलन को ही ले लीजिए। सदस्य देशों को बारी बारी से इसकी अध्यक्षता करने और शिखर सम्मेलन की मेजबानी का मौका मिलता है। शिखर सम्मेलन की मेजबानी को किसी भी तरह से उपलब्धि नहीं कहा जा सकता। भारत से पहले इंडोनेशिया में भी G20 शिखर सम्मेलन हुआ था और भारत के बाद ये मौका ब्राजील को मिलेगा, लेकिन उन्होंने शिखर सम्मेलन को एक मेगा इवेंट में तब्दील कर दिया, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री की निजी सफलता के तौर पर प्रचारित किया, जबकि सच्चाई तो यह है कि भारत को G20 का अध्यक्ष बनना ही था, फिर चाहे देश का प्रधानमंत्री कोई और ही क्यों ना होता। विपक्ष के नेताओं ने G20 जैसे गंभीर शिखर सम्मेलन से सियासी फायदा उठाने की कोशिश के लिए मोदी की आलोचना भी की। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि उन्होंने भारत के G20 का अध्यक्ष बनने और शिखर सम्मेलन की मेजबानी को एक हाई वोल्टेज ड्रामे में तब्दील कर दिया। मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जयजीत भी पाल भी यही कहते हैं कि आप दिल्ली मेट्रो के बारे में सुनते हैं कि ये ई श्रीधरम नाम के एक शख्स ने इसे बनाया था। अगर दिल्ली मेट्रो का निर्माण आज होता तो हम कभी ये नहीं जान पाते कि ये शख्स कौन था। हमें यही बताया जाता कि मेट्रो तो मोदी ने ही बनाई है। ऐसा नहीं लगता कि मोदी केवल अपने भाषण और बॉडी लैंग्वेज से ही अपने लोगों से संवाद करते हैं। वो सार्वजनिक रूप से अपने जज्बात का भी इजहार करते हैं और अलग अलग तरह के लिबास और क्षेत्रों की खास पगड़ियां टोपियां पहनकर उनके जरिए भी सियासी संदेश देते हैं। मोदी बहुत सहजता और जनसभाओं में भावुक हो जाते हैं। रोने से वो आम लोगों की नजर में एक साधारण इंसान बन जाते हैं, मगर इससे उनकी एक ताकतवर नेता होने की इमेज कमजोर नहीं होती। उनकी ऐसी भावुकता मतदाताओं को प्रभावित करने में बहुत कारगर साबित हुई है। कभी वो किसी हिंदू साधु की तरह केसरिया चोगा पहनते हैं तो कभी मौके के मुताबिक सैनिक पोशाक में भी नजर आते हैं। उनके आलोचक भी मानते हैं कि एक साधारण कार्यकर्ता से वैश्विक राजनेता बनने का उनका सियासी सफर एक असाधारण उपलब्धि है, लेकिन ये सब कुछ यूं ही नहीं हो गया। दर्शन देसाई गुजरात के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो मोदी को उन दिनों से जानते हैं जब वो बीजेपी के एक साधारण नेता थे। दर्शन देसाई कहते हैं कि वो ही अपने राजनीतिक करियर के इकलौते निर्माता हैं और उन्होंने ही बड़ी
सतर्कता से अपने इस सफर की योजना बनाई और खुद को एक राजनीतिक बैंड के तौर पर स्थापित किया। दर्शन देसाई कहते हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत दूर की सोच रखते हैं, वो बहुत ज्यादा आगे की सोचते हैं। मुझे पता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के इस सफर की योजना बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। वो 2001 में 2014 के बीच 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। उनके मुख्यमंत्री का पद संभालने के 1 साल के अंदर ही 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, जिनमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उनमें अधिकतर मुसलमान थे। उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने इन हत्याओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। आगे चलकर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उनको तमाम आरोपों से बरी कर दिया। वो सीधे जनता के पास गए और कहा कि गुजरात और गौरव का सवाल है, उनके ऊपर किया जा रहा हमला असल में गुजरात के लोगों पर हमला है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जियोजीत पाल कहते हैं कि दंगों से पहले उन्होंने अपनी छवि हिंदू हृदय सम्राट की बना ली थी। पाल कहते हैं कि उन्होंने अपनी ब्रांडिंग ऐसे नेता के तौर पर की जो हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहा था। प्रोफेसर जियोजीत पाल कहते हैं कि यह बेहद असरदार सियासी नारा था और इससे उन्हें गैर मामूली राजनीतिक सफलता मिली। दर्शन देसाई कहते हैं कि इसके बाद वक्त आया जब वो अपनी ब्रांडिंग विकास पुरुष के तौर पर करने लगे और इसलिए 2003 में वाइब्रेंट गुजरात इन्वेस्टमेंट समिट की शुरुआत की गई, जो आज भी चल रही है। देसाई कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि अगर गुजरात में निवेश आता है तो गुजरात के साथ साथ उनकी छवि निखरेगी। जब सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को गुजरात के प्रचार में लगाया गया तो दरअसल सीएम मोदी की छवि को बदलने की कोशिश की जा रही थी। इससे इसके बाद उद्योगपति रतन टाटा गुजरात गए और उनके बाद नारायण मूर्ति भी गए। इस तरह उनकी स्वीकार्यता बढ़ती चली गई। मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब से ही उनकी इस बात के लिए अक्सर आलोचना की जाती थी कि वो पत्रकारों के सवालों के जवाब देने के लिए शायद ही कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हो। पीएम बनने के बाद पिछले तकरीबन 10 सालों में एक बार भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दिए। गुजरात में जब प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री थे तब कुछ संवाददाता सम्मेलन होते थे। शायद 1 या 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ही मोदी मीडिया का हर तरह से उपयोग करते थे। यहाँ तक कि आज भी उन्होंने शानदार तरीके से मीडिया को मैनेज किया हुआ है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जयजीत पाल ने ब्रांड मोदी को आगे बढ़ाने और उनके विस्तार में सोशल मीडिया की अहम भूमिका की बड़ी गहराई की पड़ताल की है। प्रोफेसर पाल ने उनके लगभग 6000 ट्वीटों का विश्लेषण किया है, जो उन्होंने 2009 से 2015 के बीच किए थे। प्रोफेसर पाल कहते हैं कि उस वक्त सोशल मीडिया पर उनको इस तरह पेश किया जाता था जैसे देश में उनके जैसा कोई दूसरा नेता नहीं है। ब्रांड बनाने की इस मुहिम में उन्हें एक ऐसे शख्स के तौर पर पेश किया गया जो सब कुछ कर सकते हैं। वो मन की बात कर सकते हैं, वो योग भी कर सकते हैं, वो राजनीतिक भाषण दे सकते हैं, वो इम्तिहान में बैठने वाले छात्रों के गुरु बन सकते हैं। वो ऐसे शख्स हैं जिनकी मेहनत हर काम के पीछे है। तो अगर आज देश आगे बढ़ रहा है तो तरक्की कर रहा है तो यह सिर्फ मोदी की वजह से मुमकिन हो सका है। ये बातें इस तरीके से फैलाई गई। हम पक्के तौर पर तो यह नहीं कह सकते कि मोदी को सोशल मीडिया ने भारत का प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन हम इस निष्कर्ष पर जरूर पहुंच सकते हैं कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने में सोशल मीडिया की भी बड़ी भूमिका रही। ठीक उसी तरह जैसे डोनाल्ड ट्रंप की जीत में या फिर हंगरी में विक्टर ओबामा और ब्राजील में बोल्सोनारो के जीतने में लोकप्रिय होने के लिए आम जनता के सीधे तौर पर जुड़ना अहम है और इसके लिए सोशल मीडिया भी एक सटीक हथियार है। आज उनको पार्टी की उतनी जरूरत नहीं जितनी पार्टी को उनकी जरूरत है। जब वो कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते थे तो भी वो अलग बैठते थे। वो साफ तौर पर दिखाते हैं कि वो नेता है और बाकी सब उनके अनुयायी है। वो संदेश देते हैं कि मैं नेता हूँ, मैं तुम सबसे अलग हूँ, मैं तुम सबसे ज्यादा समझता हूँ। मुझे तो साफ तौर पर यह दिखता है कि मोदी भले ही बेहद लोकप्रिय बने हुए हों, मगर पार्टी की लोकप्रियता वैसी नहीं है और बीजेपी उन जैसा कोई दूसरा ब्रांड बनाने की स्थिति में भी नहीं है। आज मोदी ही बीजेपी है। हम पहले भी कुछ ऐसा ही नजारा देख चुके हैं। 60 और 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को भी इसी तरह बदल डाला था और बाद में कांग्रेस को इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अब बीजेपी भी उसी रास्ते पर चल रही है। एक दिन ये सवाल भी उठता है, मोदी के बाद कौन? और तब वो बदलाव बहुत मुश्किल होने वाला है।